नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे सफल किसान से जो अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से बागवानी क्षेत्र में सफलता की कहानी रच रहे हैं। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। वैसे तो झाबुआ मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है, लेकिन समय के साथ यहाँ किसानों ने कई तरह के सुधार कर न सिर्फ खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं पाटीदार। पिछले कई सालों से वो पारंपरिक खेती का दामन छोड़ बागवानी में सफलता दर्ज करा रहे हैं। फलों की गुणवत्ता के लिए वो पौधों का खासा ध्यान रखते हैं। इसी वजह से बाजार में उनके फल अच्छे दाम में जाते हैं। इस समय इनकी 10 एकड़ की भूमि में कई तरह के फल लगे हैं, जिसमें आम, अमरूद, पपीता, सेब, मौसम्बी, चीकू, केला, बेर मुख्य हैं। मौजूदा समय में ज्यादातर किसान बागवानी अपना रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार व्यय करने के बाद किसान लंबे समय तक उपज लेता रहता है। साथ ही बाजार में कभी भी फलों का मूल्य नहीं गिरता, जिससे किसान को घाटे का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हो, मेरे यहाँ पे 400 पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे से करीबन इस साल 80 से 100 किलो निकलने की उम्मीद है। अब आप देख लीजिए, अगर सभी में 100 किलो अगर निकल जाए, 40 पौधे के से 400 पौधे से अपने को करीबन 40 टन माल मिलेगा। अब 40 टन माल के रेट जोड़ लीजिए, मतलब एक बार बगीचा लगाने के बाद में अपने को लॉन्ग लाइफ बहुत लंबे साल से 25 से 30 साल तक ये बगीचे चलते रहते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बगीचों के ऊपर उतरें। इसमें पेस्टिसाइड कम लगता है, गोबर की खाद बीज नीचे डालो और पानी ड्रिप द्वारा दो। ड्रिप इरिगेशन भी आप देख रहे हो, ये लगा रखी है मैंने। ड्रिप से भी पानी देता हूं मैं, और 1 महीने में एक बार नीचे फ्लड इरिगेशन भी कर देता हूं मैं। तो देखा आपने कि हमारे आज के सफल किसान ने अपनी 10 एकड़ भूमि को कितनी बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर रखा है। इसके पीछे राज है उन्नत किस्मों का। तो आइए एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं, उनकी बागवानी के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। झाबुआ के केवी के किसानों को नए नए दिशा निर्देश देकर उनकी खेती को काफी सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक समय खेती से मुश्किल से गुजारा करने वाले किसान बालाराम जी ने भी खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए केवी की शरण ली और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक तरीके से टमाटर, शिमला मिर्च, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अमेरिकन मक्का, केला की खेती शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर IAS तोमर और अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने संकर किस्मों को अपनाने और सही फसल प्रबंधन की जानकारी दी, जिससे बालाराम जी को अच्छे बदलाव के साथ मुनाफा भी हुआ। करीब 10 से 12 साल तक बालाराम जी ने केले की सफल खेती कर अब अन्य फलों का रुख अपनाया है। कम पानी में अच्छी पैदावार मिलती रहे, इसके लिए टपक सिंचाई विधि को अपनाया। देखिए किसान भाइयों, ये केले का बंच आप देख रहे हो, ये कम से कम 70 से 80 किलो का बंच बनेगा। और मैंने 4 से 5 साल पहले अमरूद के पहले केले बहुत ले लिए, 8,500 पौधे लगा रखे थे। और ये केले, अमरूद, मौसम्बी, सेवफल, ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ की देन है। जो मेरे को पहले मैं मिर्ची, टमाटर, कैप्सिकम ये खूब लगाया करता था। बाद में उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ वालों ने, कि आप फल के वृक्ष फलदार पे उतरिए। तो मैंने एक साथ लाके 8,500 पौधे केले के लगाए थे, जो आप देख रहे हो। जो कुछ पौधे बचे हुए हैं इसमें अभी लगे हुए भी हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा किसानों के लिए एक रिसर्च सेंटर है। वो अपने को जो भी कुछ जरूरत पड़ती है अपन उनसे फोन लगा के पूछ सकते हैं। उनके मैसेज भी हमारे को आते रहते हैं।
आप यहाँ देख रहे हो कुछ पौधे लगे हुए हैं, केले के कितने लग रहे हैं। मतलब किसान अगर करना चाहे एक ही खेती के ऊपर ना उतरे, कई प्रकार की खेती कर सकते हैं। उसके लिए अपने को सलाह लेना और कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, ये अपने को पूरी सहायता देते रहते हैं। केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र वाकई में हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान उन्हें प्रदान कर उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। झाबुआ का कृषि विज्ञान केंद्र जिले में बदलते खेती की तस्वीर की असली वजह है। साल 1985 में इसकी स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद से ही केवीके किसानों को नई जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। केवीके से किसान न सिर्फ खेती, बागवानी, पशुपालन की ताजा जानकारी ले सकते हैं, बल्कि मौसम संबंधी अपडेट और कीट प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दूरस्थ और पिछड़े हुए जिलों में पहले से की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की थी, क्योंकि ये आदिवासी जिला होने के साथ साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 90% आदिवासी है और यहाँ पर लोगों में ज़्यादा कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि झाबुआ में ऐसा देख के नहीं लगता कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, कृषि के उद्देश्य हिसाब से काफ़ी एडवांस है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण, तो वो हम लोग पिछले करीब 35 साल से कर रहे हैं। और आज इस केंद्र को मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर वो सभी यूनिट, मतलब होता ये है कि सिर्फ मुंह से बोल के बताना या किसान को करके दिखाना। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने यहाँ पर गोटरी, पोल्ट्री, कड़कनाथ यूनिट, दूसरा ये वर्मी कंपोज यूनिट, पॉली हाउस, पहाड़ पर कैसे खेती की जा सकती है, बीज उत्पादन कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर पिछले करीब 35 साल से बदल के गांव में अलग अलग विकास खंडों में लगातार देते आ रहे हैं। और उसी का आज परिणाम है कि झाबुआ जिले में यहाँ खेती को काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना हुआ है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि झाबुआ जिले में बहुत अच्छे किसान भी हैं और हमारा जो पिटलावद ब्लॉक है उसमें काफ़ी एडवांस फार्मर हैं, जिसमें से खासकर पाटीदार लोग हैं। एक बालाराम पाटीदार किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले करीब 35 साल से, और पहले उनकी भी वही स्थिति थी जैसी सभी किसानों की होती है, पर हम लोगों ने लगातार उनके साथ जुड़ के, चूंकि उनके पास रिसोर्सफुल फार्मर हैं, संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने हमारी बात को जल्दी समझा और आज उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कई सारी खेतियों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ से टमाटर की खेती जो कि दिल्ली तक, आजादपुर सब्जी मंडी तक जाती है और झाबुआ के नाम से पहचानी जाती है, तो उसमें बालाराम पाटीदार जी काफ़ी अच्छे कर सके और उनको हमारा भारत सरकार का ICAR का दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड मिल चुका है। और अभी फिलहाल वो गुआवा जो अब कहते हैं ना, बड़ा गुआवा, उसकी खेती कर रहे हैं, ENR कंपनी वाला जो गुआवा होता है, और बाकी भी दूसरी विविध तरह की खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छे किसान हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको हमारे सफल किसान के एक ऐसे कदम के बारे में बताएंगे जिसके पश्चात उनकी चर्चा हर जगह होने लगी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं, एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं फिर से हमारे सफल किसान का और उनकी बागवानी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां उनसे ही जानते हैं। बालाराम जी एकमात्र ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सेब की खेती की। अपने इस सपने को साकार करने के लिए बालाराम जी ने करीब 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश का रुख किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास घुमारवे गांव में सेब की किस्म हरिमन 99 के तकरीबन 150 पौधे लेकर आए थे।
सेब की ये किस्म 48 डिग्री तापमान को भी सहन कर जाती है। इन पौधों को जैविक तरीके से तैयार किया गया है। बालाराम बताते हैं कि शुरू में कुछ परेशानियां भी आईं। गर्मी से बचाने के लिए इन्हें ऐसी जगह लगाया जहां हरियाली थी। सेब के पौधे से 10 फीट की दूरी पर लगे नीम के पेड़ों और गन्ने की फसल से टकराकर गर्म हवा ठंडी हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा इनके आसपास कई फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिस वजह से पौधों से फूल गिरते नहीं हैं। सेब की सफल बागवानी का श्रेय वो जैविक खेती को देते हैं। इस साल भी सेब के पौधों में फूल आ चुके हैं, जो कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा दे सकेंगे। ये देख रहे हो किसान भाइयों, आप अपने को सेब फल खाने के लिए हिमाचल से सेब फल आते थे, पर मैंने हिमाचल से करीबन 1500 किलोमीटर दूर पे सेब फल मैंने लगा दिए हैं और 150 पौधे लगे हुए हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हो फ्लावरिंग चालू है। और ये जून और जुलाई में मतलब कश्मीर से अपने यहाँ 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, तो अपने को रेट भी अच्छे मिलेंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया रहता है। आप देख रहे हो ये सब में फ्लावरिंग चालू है, ये फ्लावरिंग आ गई है इसमें। ये झुमके 6-6 के लुमके लगेंगे, पूरे एक में 6-6 लगते हैं ये। तो अपने को सेब फल अब यही खाना मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छे के जो कश्मीर में होते थे अपन यहाँ पकाने लगे, मतलब बहुत बड़ी बात है इतनी गर्मी में। यह 48 डिग्री तक सहन शक्ति रखेगा ये और अपना सेब फल का उत्पादन मिलेगा ये। आप देख रहे हो ये 4 साल का पौधा है, करीबन 10 फीट की हाइट पे पहुंच गया है ये। तो ये अपने को 2 से 3 साल बाद काफ़ी उत्पादन देना चालू कर देगा। फ्लावरिंग आ रही है, आप देख रहे हो इस पे ऊपर जैसे फ्लावरिंग चल रही है। फ्लावरिंग शुरू हो गई अभी, इसमें फुटाव जैसे फुटाव आती है इसके ऊपर पूरी ये सेब ही सेब लगे हुए इसके ऊपर पूरी। हमारे सफल किसान बालाराम जी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, लेकिन कीट प्रबंधन के लिए वो किस तरह के उपाय को अपनाते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मौसम्बी के फलों की बढ़वार नाप रहे बालाराम जी। इस समय उनके बाग में करीब 400 मौसम्बी के पौधे लगे हुए हैं, जो साल में 3 बार पैदावार देते हैं। साल 2010 से शुरू किया गया उनका ये प्रयास आज करीब 40 टन उपज तक जा पहुंचा है। प्रति पौधे से उन्हें 80 से 100 किलो फल मिलते हैं। इस भरपूर पैदावार के पीछे कीट प्रबंधन की बड़ी भूमिका है। बालाराम जी कीट प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कीट बड़ी आसानी से इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये आप देख रहे हो, ये मौसम्बी मेरा करीब 10 से 12 साल का प्रैक्टिस और मेहनत है मेरी। पहले एकदम से नहीं हुई है ये, इसमें मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ी है। मैंने 95 से काम चालू किया था हाइब्रिड में उतरना, जिसके बाद में मैंने इसको 2010 से बगीचों में चालू हुआ। अमरूद लगा रखे हैं, मौसम्बी है, सेब फल भी है। और ये वैरायटी आप देख रहे हो, ये वैरायटी है अपने न्यू सेलर वैरायटी मौसम्बी की, जो कि साल भर में 3 बार आती है। एक बाहर अभी आएगी, एक फिर अगस्त में आएगी और दूसरी फिर दिसंबर में आएगी। फ्लावरिंग भी है, छोटे फल भी है और पक भी रहे हैं। तो ये अपने को क्या, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, पूरे परिवार वालों की मेहनत है और भी मजदूर भी रहते हैं, उनकी भी मेहनत है। तो हम हमेशा इसमें लगे रहते हैं। हमारे देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो इन विधाओं को अपनाएं। बता दें कि ये खेती की ऐसी विधाएं हैं जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में सक्षम है। केवी के खेती के हर पहलू को किसानों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ है। आज किसान मिट्टी की जांच से लेकर पौधों की उपलब्धता तक में केवीके से मदद ले रहे हैं। इसके अलावा केवीके किसानों को रसायन मुक्त खेती की तरफ भी ले जा रहे हैं। समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसान वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र बनाना सीख रहे हैं, जिसमें रसायनों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है।
जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी होता है गोबर। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन अब बात ये है कि इसे बनाया कैसे जाए। हालांकि इसमें हमें बाहरी तौर पर कुछ खास नहीं करना होता। एक बार शुरुआत कर देने पर प्रक्रिया स्वयं चलती रहती है। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में हैं। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से विधि अपना सकते हैं। कहीं कहीं पेड़ विधि अपनाई जाती है। इस विधि में पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सबसे ज्यादा लोकप्रिय बेड विधि है। इसमें छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेडों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छानकर भंडारित कर लिया जाता है। केंद्र में विभिन्न प्रकार की यूनिट स्थापित है, जो कि हम किसानों के लिए ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगातार दिखाते रहते हैं कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फास्फो कंपोस्ट बनाते हैं। झाबुआ राख फास्फेट है यहाँ पे, और इसमें 12-13% फास्फोरस होता है। तो झाबुआ राख फास्फेट के द्वारा हम चूँकि फास्फोरस रिच कंपोस्ट भी बनाते हैं, और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की यूनिट भी यहाँ पे हमारी है। तो नेचुरल फार्मिंग की यूनिट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, अग्नास्त्र है। ये सब चीज़ें हम चूँकि बढ़वार के लिए पौधों के और कंट्रोल करने के लिए कीड़े मकोड़ों को, बड़े छोटे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोडक्ट हम लगातार बना रहे हैं। और यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन कैंपस ट्रेनिंग देते हैं लगातार किसानों को बुला करके, जिससे कि अपने खेतों में उस चीज़ को लागू कर सकें। और ऑफ कैंपस भी ट्रेनिंग जाके देते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं यहाँ प्रैक्टिकली, और वहाँ पे अपने घर पे वो कैसे लगाएं इसको भी हम बताते हैं। तो ये सब कार्यक्रम लगातार वेस्ट डिकम्पोजर का भी काम एक चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि रेसिड्यू को बहुत ढेर है हमारे पास, उसको कैसे हम जल्दी से सड़ा के और कम से कम मालूम कर दें और जल्दी से जल्दी हमारी खाद बन जाए, जो खेतों में उपयोग करके हम जैविक के रूप में उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास करीब 25 गड्ढे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ये सामने 25 गड्ढे हैं, जिसमें कि इसकी लंबाई 10 फीट है और 4 फीट चौड़ा है, 1.5 फीट गहरा है। तो लगातार इसमें हम प्रोडक्शन वर्मी कंपोस्ट का कर रहे हैं। और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट हीप मेथड से एक चूँकि ढेर लगा करके भी हम कर सकते हैं। गड्ढा नहीं बना पाता है किसान, तो उसको हम लगातार बताते हैं कि आप एक ढेर लगा करके छाया में बोरी से ढक दें और उसको पानी का छिड़काव कर दें, मॉइस्चर मेंटेन करें, और साथ साथ केंचुओं को उसमें छोड़ दें। तो देखेंगे कि आप 1 आध महीने बाद काफ़ी केंचुए हो जाते हैं और खा करके वर्मी कंपोस्ट में उसको बदल देते हैं। ऐसे हमारे गड्ढों में भी होता है। तो ये जैसे 4 पिट सिस्टम भी हमने बना रखा है। यहाँ पे 4 गड्ढे हैं, एक में हम अपना मटेरियल भरते हैं, उसमें केंचुए छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में भरते हैं, तीसरे में भरते हैं, चौथे में भरते हैं। ऐसे भरते जाते हैं। जब तक दूसरा तीसरा गड्ढा भरा जाता है तो पहले गड्ढा बिल्कुल पक के खाद तैयार हो जाती है हमारी।
और किसान उसको छान लेता है, उसके केंचुओं को दूसरे तीसरे गड्ढों में डाल देता है। तो ये चक्री सिस्टम एक चलता रहता है, चक्री सिस्टम। तो इसमें अब एक रहता है कि भाई फार्मर्स का एक ही बार मटेरियल नहीं होता है, चूंकि धीरे धीरे होता है, तो उसको इकट्ठा करके एक से दूसरे तीसरे में भरता रहता है और ये प्रक्रिया लगातार स्नेह चलती रहती है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में इतनी अहम जानकारियां हासिल करने के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम हमारे आज के सफल किसान बालाराम जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं झाबुआ की गलियों का। हमारे सफल किसान का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो सफल बागवानी से सालाना कितना मुनाफा अर्जित कर रहे हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है। साल 2005 से अपनी खेती को विस्तार देने के बाद बालाराम के बाग में होने वाली उपज में साल दर साल इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे उनमें लगने वाले फलों की संख्या बढ़ रही है। एक अनुमान के हिसाब से बालाराम की सालाना 15 लाख से अधिक का लाभ कमा रहे हैं। उनकी बागवानी के तरीके और उठाए गए कठिन कदमों ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिलाई है। जिले स्तर से लेकर दिल्ली तक उन्हें कई बार पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, उनकी फलों का स्वाद झाबुआ, इंदौर के साथ दिल्ली और मुंबई तक पहुंच रहा है। आशा और उम्मीद से लगाए गए उनके ये बाग उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी मिल्कियत से कम नहीं। मैं कई प्रकार से अवार्ड भी ले चुका हूँ। दिल्ली से भी अवार्ड लिया मैंने, धनुका कंपनी से, भोपाल से भी सीएम द्वारा कई प्रकार के अवार्ड लिए हैं। झाबुआ से भी अवार्ड लेता हूँ, विकास खंड द्वारा भी कई अवार्ड लेता रहता हूँ और मैं अपनी खेती में मेहनत करता हूँ और मस्त रहता हूँ। तो देखा आपने, थोड़ी सी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के चलते आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ अगर केवीके का साथ मिल जाए तो हमारा मुनाफा कई गुना तक बढ़ सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी दास्तान को जानकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है हमारा ये कार्यक्रम तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। और अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में एक नई दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।